आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती के सामान्य ज्ञान के लिए चौथा भाग लेके आ रहे हैं। यहाँ पर इस वीडियो में 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करते हैं। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती के लिए जो जीके की सीरीज हम कवर कर रहे हैं उसमें 1000 प्रश्न कवर होंगे और अगर आप सारे क्वेश्चनों को देख लेते हैं तो आपके सभी क्वेश्चन इसी में से आ जाएंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप चाहते हैं इन वीडियो का टेस्ट देना तो आपको ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे 25 क्वेश्चन होगा और ये चौथा पार्ट है। 3 पार्ट देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एक क्वेश्चन है 4 विकल्प, आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा कमेंट बॉक्स में। राज्य की कौन सी नदी बीहड़ों का निर्माण करती है? बीहड़ों का निर्माण करने वाली कौन सी नदी है? सबसे पहले समझिए कि बीहड़ होता क्या है। बीहड़ के बारे में वैसे तो आपने बहुत सुना होगा। तो बीहड़ का अगर आप देखेंगे तो बीहड़ का ये मतलब होता है कि जहाँ पर ऊंची नीची भूमि हो, घना जंगल हो, इस तरह की भूमि जहाँ पे खेती करना आसान नहीं हो उसे हम बीहड़ कहते हैं। ये एक नॉर्मल भाषा है, मतलब कि जहाँ पे खेती नहीं हो रही है, ऊंची नीची भूमि है, घना जंगल है, उसे हम बीहड़ कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सी नदियां हैं जो कि बीहड़ों का निर्माण करती है, ये आपको बताना है। यह है यमुना। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में बेतवा नदी यमुना नदी में मिलती है? कई सारी नदियां हैं जो कहीं ना कहीं कई जगह मिल जाती हैं। जैसे अगर आप बात करेंगे इलाहाबाद की तो यहाँ पे जो गंगा है ये मिलती है यमुना से। इसके अलावा कहा जाता है कि वहाँ पे सरस्वती नदी भी शामिल है। तो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में ऐसा होता है। यहाँ पे 3 नदियां हैं और इसीलिए इनको संगम बोला जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किस जिले में बेतवा नदी यमुना में मिलती है? ये है हमीरपुर। अगला क्वेश्चन की पारीछाबाद किस नदी पर बना हुआ है? देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि जो लेखपाल भर्ती है यूपी SSS के द्वारा कराई जाएगी और यहाँ पे जो आपका यूपी जीके है काफी महत्वपूर्ण होगा। 25 में से आप 10 से 15 क्वेश्चन मान सकते हैं, इसलिए आपको यूपी जीके को पहले अच्छे से कवर करना है। यहाँ पे देखिए परीक्षाबाद के बारे में बात की गई है, यह है बेतवा नदी पर। अगला है कि उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? पूर्व से पश्चिम में कितना किलोमीटर में फैला हुआ है उत्तर प्रदेश, यह आपसे पूछा गया है। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो ये सबसे बड़ा राज्य है अगर हम बात करें जनसंख्या के हिसाब से। फिलहाल यानी कि 2020 में देखेंगे आप तो यहाँ पे 23 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। तो यहाँ पे जो इसका क्षेत्रफल है पूरब से पश्चिम की तरफ ये है 650 किलोमीटर। निम्न में से कौन सा क्षेत्र उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित है? मतलब इनमें से कौन ऐसा क्षेत्र है जो कि उत्तर प्रदेश में शामिल है? क्या गंगा यमुना का मैदान शामिल है? बिल्कुल शामिल है, क्योंकि गंगा लगभग 1450 किलोमीटर केवल उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। ऑल ओवर गंगा अगर आप पूरे इंडिया में देखेंगे तो 2500 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर, लेकिन इस 2500 किलोमीटर में से 1400 किलोमीटर केवल उत्तर प्रदेश में है। यमुना भी उत्तर प्रदेश में है क्योंकि ये प्रयागराज में मिलती है। तराई क्षेत्र भी उत्तर प्रदेश में है और बुंदेलखंड का कुछ क्षेत्र भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यानी कि आपका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला है कि उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? सबसे कम भी पूछा जाता है, सबसे अधिक पूछा गया है इसमें। तो सर्वाधिक वर्षा की हम बात करें केवल उत्तर प्रदेश में तो यह है गोरखपुर। अगर आपने इससे पहले वाले सीरीज देखा होगा तो कमेंट करके बताइए कि सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है। यूपी में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किन जनपद क्षेत्रों में मुख्य रूप से लाल मिट्टी पाई जाती है? जनपद क्षेत्रों में कहा गया है लाल मिट्टी। वैसे तो उत्तर प्रदेश के बहुत कम ही जिले ऐसे हैं जहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है, लेकिन कुछ जिले हैं जो कि पथरीले हैं, पहाड़ों वाले हैं, वहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है, जैसे कि मिर्जापुर और सोनभद्र। मिर्जापुर और सोनभद्र के जो जनपद क्षेत्र हैं वहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है।
अगला है कि काबर और मार राज्य की स्थानीय भाषा किस मिट्टी को कहा जाता है। मतलब कि जो एक मिट्टी है उसको काबर कहा जाता है या फिर मार कहा जाता है, ये उत्तर प्रदेश की स्थानीय भाषा है। तो इनमें से कौन सी मिट्टी है जिसको काबर या फिर मार कहा जाता है। अगर इसको नेशनल भाषा में देखेंगे, मतलब कि शुद्ध हिंदी में आप देखेंगे, तो ऐसे इसको रेंगूर कहा जाता है, रेंगूर कहा जाता है इसको। और यह है काली मिट्टी। काली मिट्टी को काबर अथवा मार भी कहा जाता है उत्तर प्रदेश के स्थानीय भाषा में। अगला है कि उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है। जैसे कि पूरा उत्तर प्रदेश में बहुत कम जिले हैं, जैसे कि आपने देखा मिर्जापुर, सोनभद्र, तो वहां पे रेगुर कहिए या फिर काली कहिए पाई जाती है, लेकिन सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है ये आपको बताना है। 2 सेकेंड होगा आपके पास। यह है जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मृदा। अगला है कि राज्य की स्थानीय भाषा में केरल या कपास मृदा निम्न में से कहा जाता है। करेल है, करेल या फिर कपास मृदा निम्न में से किसको कहा जाता है। तो ये भी कहते हैं हम काली मिट्टी को। अगला है कि गंगा एवं यमुना नदियों का वह भाग जहां नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है, वहां की मिट्टी क्या कहलाती है। देखिए 2 चीजें होती हैं। अगर आपने पूर्वांचल की भाषा में अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की भाषा में, तो एक देवार होता है, एक देवार क्षेत्र होता है। ये पूर्वांचल में अगर आप हैं तो आपको पता होगा। तो देवार का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे नदियों से घिरा हुआ ये क्षेत्र है और यहाँ पे बार बार ज़्यादा पानी आने की वजह से बाढ़ आने की संभावना बनी रहती है। लेकिन वहीं पर ऐसा क्षेत्र जहाँ पे नदियों की बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पा रहा है, उसे हम कहते हैं बांगर, बांगर मिट्टी। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य में सांडी पश्चिम बिहार किस जिले में है। सांडी पश्चिम बिहार, ढेर सारे पश्चिम बिहार है उत्तर प्रदेश में। जैसे कि अगर पूछ ले कि सुरहा ताल कहाँ है, तो अगर आप पूर्वांचल में हैं तब आपको जरूर पता होगा, भले आप ना पढ़े हों लेकिन आपको पता ही होगा। यह है बलिया में, सुरहा ताल की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पे पूछा गया है सांडी के बारे में, तो यह है हरदोई में। अगला है कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में कौन सा पश्चिम बिहार है। इनमें से, वैसे तो कई हैं लेकिन इनमें से कौन सा है। ये कहा गया है मैनपुरी जिले में, तो मैनपुरी जिले में है समान पश्चिम बिहार, समान पश्चिम बिहार। आगे बढ़े उससे पहले जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए जरूर लाइक कर देंगे, और इसी तरह की ढेर सारी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। विजय सागर पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है। विजय सागर पश्चिम बिहार, यह है महोबा और हमीरपुर में। अगला क्वेश्चन है कि राज्य का पटना पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है। वैसे तो नाम से आपको लग रहा होगा कि पटना में है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में ही है। आपको बताना है कहाँ पे, आगरा में, ललितपुर में, एटा में। तो यह है एटा में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सही सुमेलित कीजिए, मतलब इनमें से सही सुमेलित करना है आपको। सुर सरोवर पश्चिम बिहार, लाख बहोसी पश्चिम बिहार फर्रुखाबाद, सुरहाताल पश्चिम बिहार बलिया। देखिए अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि सुरहाताल कहाँ पे है, बलिया में है। तो एक क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही पता चल गया, क्योंकि इसमें भी सुरहाताल के बारे में लिखा गया है, यानी ये तो सही ही है। अगर आप फर्रुखाबाद के बारे में बात करें तो यहाँ पे लाल बहोसी पश्चिम बिहार शामिल है और सुर सरोवर है आगरा में, यानी कि आपका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। अगला है कि उत्तर प्रदेश में देवदार, स्प्रूप एवं ओक के वृक्ष किस प्रकार के वन क्षेत्र पे पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं नम शीतोष्ण। अगला है कि वनों के विकास के लिए देश में शिक्षा प्रारंभ हुई थी कब। वनों के विकास के लिए देश में शिक्षा कब शुरू की गई, ये आपको बताना है। ये हुई थी 1878 में। अगला है कि नगर निगमों और जिला पंचायतों के नियंत्रण में रहने वाले वनों को क्या कहा जाता है। देखिए 2 तरह के होते हैं, जैसे कि एक होता है ग्राम पंचायत,
जहाँ पे एक प्रधान काम करता है, जहाँ पे ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, मेंबर होते हैं, एक ब्लॉक पंचायत सदस्य होते हैं, ब्लॉक प्रमुख होता है, और एक होता है नगर निगम जहाँ पे मेयर का चुनाव होता है। तो जो नगर निगम के क्षेत्र में वन आते हैं उनको क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। इनको कहते हैं सामुदायिक वन। अगला है कि उत्तर प्रदेश में वन निगम कब स्थापित किया गया। तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताएं, उसी लिए यहाँ पे हम रुक रहे हैं। ये किया गया था 1974 में, डेट था 25 अक्टूबर। अगला है कि किस वन विहार राज्य में सबसे पहले स्थापना की गई। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा वन विहार है जिसकी स्थापना उत्तर प्रदेश में सबसे पहले की गई। ये पक्षी विहार नहीं है, ये जीव वन विहार है। तो यह है चंद्रप्रभा वन विहार। अगला है कि उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे पहले किस पक्षी विहार की स्थापना हुई। अभी आपने देखा वो वन्य जीव विहार था, लेकिन ये पक्षी विहार के बारे में बात की गई है। यह है नवाबगंज पक्षी विहार। अगला है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि लखीमपुर खीरी में है, ये किस वर्ष बाघ परियोजना में शामिल कर लिया गया। बाघ परियोजना में शामिल करने का क्या मतलब है कि अब यहाँ पे बाघ भी रखे जा सकते हैं। देखिए, जब भी कहीं पर राष्ट्रीय उद्यान बनता है तो उसमें एक ही बार सारे जानवर नहीं ला दिए जाते हैं, धीरे धीरे उसमें एरिया का विकास होगा। मान लीजिए पहले हाथी के रहने लायक यहाँ पे बना दिया गया, हाथी के घूमने लायक, उसके चारा का कुछ हिस्सा मिल जाए तो यहाँ पे पहले हाथी ले आकर रखा जाएगा, फिर और किसी जानवर के बारे में रखा गया तो इस तरह रखा जाएगा। तो जो लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय पार्क है, इसमें जो बाघ परियोजना है ये शुरू की गई थी 1987-88 में। अगला है कि राज्य के किस जिले में लाख बहोसी पक्षी विहार है। अभी पिछले वाले में आपने देखा था लाख बहोसी के बारे में बात की गई थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब सब सही थे, ये लाख बहोसी है। इस तरह आपको कुछ थोड़ा बहुत तुरंत याद होना चाहिए। तो लाख बहोसी है फर्रुखाबाद में, और यहाँ पर भी आपका वही उत्तर सही होगा, फर्रुखाबाद। अगला है कि राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन है। तो बताइए कमेंट करके तुरंत। ये सबसे छोटा है और एटा में स्थित है। अब तो आप बता ही सकते हैं, यह है पटना पक्षी विहार। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।